जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी भविष्य के शिक्षकों को जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा न्यूज़ बता देता हूँ। जैसा कि आपको भी पता हो गया होगा कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि अब परिषदीय स्कूलों में भी एनसीईआरटी लागू किए जाएंगे 2021 से। यानी कि ये जो बैच चलेगा, यानी जब स्कूल ओपन होंगे तो 2021 के लिए जो परिषदीय स्कूलें हैं, यानी जो सरकारी स्कूल्स वगैरह हैं, उसमें अब एनसीईआरटी लागू कर दिया जाएगा। यानी कि अब उसमें भी केवीएस और एनवीएस के तर्ज पे पढ़ाई होगी। तो आपको भी अपनी तैयारी बिल्कुल उसी के अनुरूप रखनी है। यानी कि आप एनसीईआरटी को अनदेखा नहीं कर सकते अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या करना है, आपको चैनल पे आना है और जो एनसीईआरटी की सीरीज चले चैनल पे उसको फॉलो करना है। देखिए, 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है जो आपके लगभग 25 से 35 क्वेश्चन को क्लियर करती है। इससे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे और आप अपनी एक सुनिश्चित सीट कर पाओ आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो कम से कम एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, आप वीडियो को शेयर जरूर किया करिएगा। देखिए, आप शिक्षक बनने वाले, इसलिए आप एक अच्छा काम जरूर किया करिए, वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डायमंड और गोल्ड के खनन के लिए प्रसिद्ध है अफ्रीका का पठार, तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोना एवं हीरे के खनन के लिए अफ्रीका का पठार फेमस, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो क्लास 6, 7, 8 और 9 की एनसीईआरटी के जो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जीएस और जी के साथ ही साथ एसएसटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पार्ट 6 अपलोड हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल पे एनसीईआरटी खजाना के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए और सारी की सारी वीडियोस देखिए। तो सोना एवं हीरे के खनन के लिए क्या प्रसिद्ध है? अफ्रीका की पठार प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। देखिए, भारत में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। यानी कि लोहा का, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार भारत में कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका के पठार में, छोटा नागपुर के पठार में, प्रायद्वीप स्थल पे, या फिर ज्वालामुखी पर्वत पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, स्पेशली अपने प्यारे भारत में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि भारत स्थित है, यानी अपना प्यारा भारत कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए, जो हमारा प्यारा भारत है वो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है तो वो है उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि जो नॉर्थ साइड होता है गोलार्ध का, वहाँ पे अपना प्यारा भारत स्थित है, यानी उत्तरी गोलार्ध में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, मैं आपको नॉन स्टॉप 25 क्वेश्चन बताऊंगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके एडिशनल जो फैक्ट होते हैं उसको भी डिस्कस करता हूं, ताकि क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप उसमें विफल ना हो पाओ। आपको सफल होना है, अपनी एक सीट लेनी है, बिल्कुल जिद्दी रहिए अपने नौकरी के लिए। तो देखिए, प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? देखिए, बात क्या हो रही है क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय मान में कितने मिनट का अंतर होता है। तो देखिए, प्रत्येक एक अंश देशांतर के लिए 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट या फिर 7 मिनट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया तो कोई बात नहीं। तो देखिए, एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। 4 मिनट का एक अंश देशांतर के स्थानीय समय के बीच का अंतर होता है। कितना? 4 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, अफगानिस्तान। तो देखिए, पाक जल संधि की बात हो रही है तो आप पाकिस्तान मत समझिएगा। तो देखिए, जो पाक जल संधि है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी जो श्रीलंका है वह पाक जल संधि द्वारा भारत से अलग होता है। अच्छा, जल संधि क्या होती है? यानी जो जल मध्य डमरू जल संधि क्या होती है? तो देखिए, जल संधि में होता क्या है कि जो जल संधि होती है उसमें 2 बड़े भूभाग अलग होते हैं और 2 महासागर
मिलते हैं, यानी कि दो बड़े भूभाग अलग होते हैं, यानी कि भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, और वहीं दो सागर क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, उसे ही जल संधि कहा जाता है। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 5 आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ कौन सा डेल्टा बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा, नील डेल्टा, येल्लो रिवर डेल्टा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ कौन सा डेल्टा बनाती हैं? तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और इस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। और देखिए, इसमें 25 क्वेश्चंस हैं और सारे बिल्कुल सुपर डुपर हिट क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पार्ट बनते हैं। और आप एनसीईआरटी को बिल्कुल नकार नहीं सकते, एनसीईआरटी को बेस बना के ही आपको अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए बात क्या हो रही है। और साथ ही साथ देखिए, सुंदरबन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, यानी जो सुंदरबन डेल्टा है वह अपने भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, डेल्टा का आकार कैसा होता है? तो डेल्टा का आकार कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए, अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डेल्टा आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए, जो डेल्टा होता है, डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। ठीक है, यानी कि डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पे बनता है। मुहाने पे मतलब क्या हो गया, यानी कि जैसे मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ पे नदियाँ क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, तो इसके बीच का भाग जो डेल्टा बनता है उसे हम मुहाना कहते हैं। अच्छा, मैं मुहाना भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि आखिर मुहाना क्या होता है। तो देखिए, मुहाना क्या होता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी जगह को मुहाना कहते हैं। ठीक है, और डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी कि जो डेल्टा होता है वो नदी के मुहाने पे ही बनता है। और मुहाना क्या होता है, मुहाना हम उसे कहेंगे जहाँ पे नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उसी जगह को मुहाना कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, भारत के किस भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है? मरुस्थल तो हम सभी जानते हैं, लेकिन महामरुस्थल की बात हो रही है। उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में। क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में भारत का महामरुस्थल स्थित है। कीटभक्षी पादप है। कीटभक्षी पादप मतलब कीड़े मकोड़े जो पादप खाते हैं। तो उसमें पीचर प्लांट, फ्लाई ट्रैप, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो पीचर प्लांट और फ्लाई ट्रैप होते हैं। साथ ही साथ इसमें आप एक सैंड्रयू भी जोड़ सकते हैं। सैंड्रयू ये भी एक कीटपक्षी पादप होता है, यानी पौधा होता है। अच्छा, ये पौधे खाते का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए पीचर प्लांट ही होता है, एक घड़े जैसा एक पुष्प होता है और इसके अंदर से भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो जो कीड़े होते हैं इसके खुशबू से आकर्षित होकर इसके मुख पे बैठते हैं, इसका मुख खुलता है और जो कीड़े होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। कुछ समय बाद मर जाते हैं। उनके बॉडी से जो सड़ी गली गलती है उनकी बॉडी, तो उससे जो पादप होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उससे नाइट्रोजन को लेते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, कीटभक्षी पौधा कहा जाता है, जो यानी कि जो जीवों को पकड़ते हैं और जब उनकी बॉडी सड़ती है तो उससे नाइट्रोजन को लेते हैं, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। सो आई होप आप कीटभक्षी पौधों के विषय में समझ गए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, ऊपर की वायु के द्वारा गर्म होती है। ऊपर की वायु की बात हो रही है, अपर एयर की, संवहन द्वारा, स्थानांतरण द्वारा, विकिरण द्वारा, फिर ऊष्मा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवहन द्वारा ऊपर की वायु क्या होती है, गर्म होती है, हॉट होती है। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा आती है, यानी जो सन है उससे जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वो किस प्रक्रम के द्वारा आती है, और शोषण द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, या फिर प्रकाश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी विकिरण के द्वारा सूर्य से हम तक ऊष्मा जो प्राप्त होती है उसका प्रक्रम क्या है, विकिरण है। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, ठोस में प्रायः ऊष्मा किसके द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोस, जो मान लीजिए कोई चीज़ें ठोस हैं, तो देखिए चालन द्वारा, अवशोषण द्वारा, उपयुक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, चालन द्वारा। ठीक है ना, ठोस में प्रायः ऊष्मा किसके द्वारा स्थानांतरित होती है, चालन के द्वारा। अच्छा, जो ठोस होते हैं उसके जो अणु होते हैं बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, बिल्कुल पास पास होते हैं। मान लीजिए एक अणु को आप ऊष्मा देंगे, जब वो ज़्यादा हो जाता है तो अपने पड़ोसी को देता है, फिर वो अपने पड़ोसी को, फिर वो अपने पड़ोसी को। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि जो वस्तु ठोस होती है वो पूर्ण तरह से
उसमित हो जाती है, यानी कि चालन द्वारा। इस प्रक्रम को चालन कहते हैं। ये आपको एनसीईआरटीज में मिल जाएगा। देखिए किस शहर में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है। यहाँ पे शहर की बात हो रही है, वाराणसी, कानपुर, सोनभद्र या फिर मिर्ज़ापुर, यानी कि किस शहर में परम शिवाय सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 तो वाराणसी में की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि परम सिवाय सुपर कंप्यूटर की स्थापना वाराणसी में की गई है। अच्छा, वाराणसी से हम और क्या याद रख सकते हैं, तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र है, जो कि एक उत्तर प्रदेश का फेमस जिला है। साथ ही साथ वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा है और हाल ही में सबसे स्वच्छ गंगा नदी के किनारे शहरों में वाराणसी पहले नंबर पे था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए रिहंद बांध किस राज्य में है। रिहंद बांध की बात हो रही है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश है, फिर उड़ीसा। तो देखिए जो रिहंद बांध है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है, यानी कि वो अपने उत्तर प्रदेश राज्य में है। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश से और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं राजकीय चिन्ह से, यानी कि राजकीय चिन्ह इसका क्या है, तो मछली और तीर कमान उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और क्वेश्चन क्या बनता है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो राष्ट्रीय पशु है बारहसिंहा। पक्षी क्या है, पक्षी है सारस। वृक्ष क्या है, वृक्ष है अशोक का वृक्ष, यानी कि जो अशोक का वृक्ष होता है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। साथ ही साथ यहाँ का जो पुष्प है वो पलाश है, और जो राजकीय मछली है वो मोया या चीतल है। तो आई होप इतने फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। देखिए क्योंकि जहाँ कहीं भी यदि आप यूपी टेट देंगे, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा देंगे, यदि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित रहेंगे, आप किसी भी प्रदेश से संबंधित हो, तो आपको उस प्रदेश का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि उसका राजकीय पशु पक्षी, उसके पुष्प, राजकीय चिन्ह, राजकीय मछली, इन सब जो कॉमन चीज़ें इसकी नॉलेज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम के पार्ट बनते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। कौशिक बसु, शीला दीक्षित, देवेंद्र प्रभुदेसाई या फिर आकाश कपूर के द्वारा। तो देखिए सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ शीला दीक्षित की फेमस बुक है, जो उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए पंच महाव्रत संबंधित हैं, यानी जो पंच महाव्रत है वो किससे संबंधित है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, उपयुक्त दोनों या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है, तो पंच महाव्रत जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, पंच महाव्रत यदि एग्जाम में आ जाए होते कौन कौन हैं, तो देखिए पहले नंबर पे क्या आता है, अहिंसा आती है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, सत्य आता है। तीसरे नंबर पे अपरिग्रह आता है, अपरिग्रह। चौथे नंबर पे आता है अस्तेय, और पाँचवें नंबर पे क्या आता है, ब्रह्मचर्य आता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ऊपर के चार हैं, यानी कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, यह ऊपर के जो चार जोड़े गए थे पार्श्वनाथ के द्वारा, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। और जो लास्ट का पांचवा है ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस फैक्ट को भी आप अपने माइंड में सेट रखिएगा। देखिए त्रिपिटक भाषा में रचित है, यानी जो त्रिपिटक होती है, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, अवधी या फिर खड़ी बोली में। देखिए सबसे पहले तो जो त्रिपिटक है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र और प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या है, त्रिपिटक है। तो ये पाली भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था, यानी कि जो चीनी यात्री फाहान थे वो किसके शासनकाल में भारत आए थे, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त, यानी जो चंद्रगुप्त सेकेंड थे, द्वितीय थे, उन्हीं के शासनकाल में फाहान भारत यात्रा पे आए थे, जो एक चीनी यात्री थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी राजकूट द्वारा, पल्लव वंश द्वारा, चालुक्य वंश द्वारा या फिर धर्मपाल द्वारा। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, 1175, 1176, 1177, 1178। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था, जिसमें वह पूर्ण तरह से पराजित हो गया था। और उसका जो दूसरा आक्रमण था, यानी कि तराइन का युद्ध था, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ था। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक को लाख बक्स
भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान या फिर बलबन? तो देखिए किस शासक को लाख बख्श भी कहा जाता है? वो हैं अपने कुतुबुद्दीन ऐबक। और देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुब मीनार की नींव इन्होंने ही डाली थी और साथ ही साथ 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इन्हीं के द्वारा निर्मित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? फैराडे के नियम, फ्लेमिंग के नियम, न्यूटन के नियम, फिर ओम के नियम। विद्युत मोटर की बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 21। तो जो विद्युत मोटर होता है वो फैराडे के नियम पे वर्क करता है, काम करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? देखिए जो विद्युत हीटर होते हैं हम सभी के घर इस्तेमाल होते हैं, तांबा, एल्युमिनियम, नाइक्रोम या फिर उपयुक्त सभी। तो विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नाइक्रोम का विद्युत हीटर का एलिमेंट धातु यानी कि नाइक्रोन धातु का बना होता है। क्या? विद्युत हीटर का एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। जो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर उपर्युक्त सभी? तो देखिए जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं क्वेश्चन नंबर 23, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें क्या हैं? उत्सर्जित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए नभकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंदक के रूप में प्रयोग होता है? यानी कि नभकीय रिएक्टर में क्या मंदक के रूप में प्रयोग होता है? रेडियम को या फिर थोरियम को या फिर ग्रेफाइट को या फिर जल को? क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रेफाइट को। यानी कि नभकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। देखिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। ए में कहा जा रहा है कि सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, बी में कहा जा रहा है जहाज़ों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, सी में कहा जा रहा है ग्रहों को देखने के लिए, डी में कहा जा रहा है भूकंप मापने के लिए। तो देखिए हम सभी को पता है कि जो रडार का प्रयोग होता है जहाज़ों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं उन्हें मार्ग निर्देशित करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।